दिस होल डिस्कशन जो हमारी चलेगी, ये फोकस करेगी आरसीसी टी बीम टाइप सुपरस्ट्रक्चर्स पे। आरसीसी टी बीम या आरसीसी आई बीम आप इन्हें कह लीजिए, हम्म। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको आपके आसपास हर जगह दिखेंगे। आप चाहे हम्म। फ्लाईओवर ले लीजिए, आरओबीज ले लीजिए, मतलब किसी भी जगह पे, चाहे आप सिटी में हो, विलेज में हो, कहीं पे भी हो, अगर कोई सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर और सबसे मोस्टली विजिबल स्ट्रक्चर है तो वो यही चीज है। हम्म। अब आरसीसी टी बीम में बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे और हमें क्या डिस्कस मतलब बुक्स नहीं बता पाती, वो ये चीजें हैं कि कोरिलेशन क्या है और क्यों ये चीज ज्यादा यूज हो रही है। अब आरसीसी और पीएससी में सेम एनालिसिस थ्योरी है, मतलब जो हम सीखेंगे इस कोर्स में वो पीएससी में भी एप्लीकेबल है, बस उसका ओके। डिजाइन अलग होगा क्योंकि उसमें टेंडेंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। बाकी हम्म। सारी चीजें एनालिसिस तक, फाइनल बेंडिंग मोमेंट्स तक सब कुछ सेम रहेगा। ओके। ओके। हम्म। अब आरसीसी टी बीम की मतलब जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं या बेसिक फंडा है, कोई हम्म। भी स्पैन हम अगर मतलब कोई भी चीज हमें ब्रिज करनी है, लेट्स से ये हमारी साइड पे सपोर्ट्स हैं, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है सर। सो लेट्स से ये 10 मीटर्स का स्पैन है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या है इसको ब्रिज करने के? वो वहाँ की प्रोफाइल पे, वहाँ की ग्राउंड लेवल पे व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट विल बी, क्या उसकी टोटल कैरेज वे विड्थ होएगी, क्या उसकी टोटल फॉर्मेशन विड्थ होएगी, उन सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है। बट इन सबको हमें बेस्ट ऑप्शन वो चूज करना होता है तो डेफिनेटली वहां पे फिजिबल हो बनना, पहली हम्म। चीज। दूसरी चीज, बाकी सारे ऑप्शंस में जब हम कंपेयर करेंगे तो इसका बिल ऑफ क्वांटिटीज या टोटल कॉस्ट जो आएगी वो बाकी से कंपैरेटिवली बहुत कम हो या हम्म। सस्ती हो, तभी उस चीज को प्रेफर किया जाता है। इवन अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहे हो, मतलब वो चीज आप कर रहे हो जो साइट पे बननी ही है, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। आपको पता ही होगा अंकुर, बट दिवनीत मैं आपको ये थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स होते कैसे? हैं जो बिड हो चुके हैं, एनएचए ने अवार्ड कर दिए हैं या किसी भी गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड कर दिए हैं, दे आर रेडी टू बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक ओके। है। द कॉन्ट्रैक्टर कैन बी एल&टी, एफकॉन्स, टाटा, इवन सब कंसल्टेंट्स भी होते हैं इनके। तो कोई भी अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर जितना भी बड़ा हो, मे बी एल&टी, एफकॉन्स, टाटा या कोई और भी आप ले लो, ये सारा काम कभी भी खुद नहीं करते, दे सबलेट मोस्ट ऑफ देयर वर्क्स टू स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके। सो हम्म। वो वाली चीजें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कहलाती हैं और उनको साइट पे बनना ही होता है। दूसरा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो होते हैं डीपीआर प्रोजेक्ट्स, जिसमें जो भी गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे कि एनएचएआई हो गई, पीडब्ल्यूडीज हो गए, सीपीडब्ल्यूडीज हो गए, वो एक प्रपोजल बनाते हैं कि हमें इन दोनों जगहों को कनेक्ट करना है, मे बी ड्यू टू नो सोशल कनेक्टिविटी बिटवीन देम, या फिर बहुत ज्यादा ट्रैफिक मूवमेंट हो गया तो वाइडनिंग करनी है, कुछ भी करना है। उसके लिए दे नीड अ मिनिमम अमाउंट, ताकि वो अपने बजट में से उसको अलॉट कर सकें। उस चीज को कैसे वो फिगर आउट करते हैं? थ्रू डीपीआर प्रोजेक्ट्स। तो दे हायर अ कंसल्टेंट जो डीपीआर स्टडी बनाएगा उस पूरे प्रोजेक्ट की। डीपीआर में क्या होता है कि आप डिटेल डिजाइन नहीं करते हो, ऑल्दो इट इज हम्म। कॉल्ड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बट आप डिटेल डिजाइन उसमें नहीं करते हो। बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन दी हाईवे अलाइनमेंट, एक्चुअली ब्रिजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी है बेसिकली ये। हाईवेज एंड ब्रिजेस गो हैंड इन हैंड। Bridges are incomplete without highways and highways are incomplete without bridges. तो बिल्कुल ब्रिजेस सर। में एक्चुअली दिस इंटायर डिपार्टमेंट जो है इसको ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। इसमें हाईवेज एक स्पेसिफिकेशन है, ब्रिजेस या स्ट्रक्चर्स एक स्पेसिफिकेशन है, वैसे ही जियो टेक्निकल, हाइड्रोलॉजी, ये सारी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हाईवे इंजीनियरिंग क्रिटिकल है तो उसमें ज्यादा पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर्स क्रिटिकल है उसमें ज्यादा पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन एक हाइड्रोलॉजी वाला बंदा भी एक टाइम पे अपने नॉलेज से और अपने अच्छे प्रपोजल से एक स्ट्रक्चर्स वाली सैलरी कंप्लीट करता है, और जो एमएनसीज हैं उसमें ये स्टैंडर्ड बार होते हैं। तो बिल्कुल सर मतलब। विद एक्सपीरियंस यू गेट टू नो हाउ थिंग्स हैव टू बी डन। विद एक्सपीरियंस यू गेट टू नो बेटर प्रपोजल्स, और आप जितना अच्छा और इकोनॉमिक प्रपोज करोगे, डेफिनेटली आपकी क्लाइंट या आपकी अपनी कंपनी आपको उसी तरह से रिवॉर्ड करेगी एंड दे विल गेट टू नो योर वैल्यू। तो यस सर। पहली चीज तो ये है कि
इस चीज पे कभी लिमिट मत करना कि हमने एमटेक स्ट्रक्चर्स में किया है तो हम स्ट्रक्चर्स का ही सब सीखेंगे। आप 80 to 90% स्ट्रक्चर्स का सीखो, बट वो 10% का जो ब्रैकेट है उसमें हाईवेज की बेसिक नॉलेज, जियोटेक की बेसिक नॉलेज ये आपको होनी चाहिए, ताकि कभी भी कोई ब्लंडर अननोटिस्ड अगर रह गया हो और शायद आप उसे पकड़ लो तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो एनीवेज हम अभी सारा कुछ स्ट्रक्चर्स पे कंसंट्रेट करेंगे। तो किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट में कलवर्ट से लेके मेजर ब्रिजेस तक सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो कलवर्ट नॉर्मली 6 मीटर्स के स्पैन तक रहता है। इफ द स्पैन इज टिल 6 मीटर्स तो उसको आप कलवर्ट क्लासिफाई करते हैं। और आज के जमाने में मोस्ट ऑफ द कलवर्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स शेप स्ट्रक्चर्स। तो अभी ये बॉक्स शेप स्ट्रक्चर ऐसी बना दी है मैंने। तो मोस्ट ऑफ द कलवर्ट्स आर इन दिस फॉर्म। इससे पहले क्या होता था, सिंपली जस्ट अ सेकंड, इससे पहले क्या होता था, सिंपली आपके पास सॉलिड एक्स स्लैब्स होते थे जिनका स्पैन बहुत कम होता था। एंड जस्ट अ सेकंड, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो सॉलिड एक्स स्लैब में कुछ भी नहीं होता है, दो साइड पे अबटमेंट होता है सिंपल सा, और एक सिंपल सी सॉलिड एक्स स्लैब यहाँ पे रख दी जाती है जो कि सिंपली सपोर्टेड रहती है हर केस में। इसके नीचे बेरिंग्स भी नहीं होती हैं। कभी कभी अगर वो कलवर्ट नहीं है, 6 मीटर से ज्यादा स्पैन है, तो यहाँ पे क्या होएगा, मतलब एक टार पेपर बेरिंग कहते हैं, जो सिंपली एक शीट होती है मेटेलिक। टार पेपर एक मटेरियल है, उसकी शीट होती है, वो लेकर दे जाती है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन अबटमेंट एंड दिस सुपर स्ट्रक्चर जो कि सॉलिड एक्स स्लैब है। बट हम टी बीम क्यों बनाते हैं, व्हाई डोंट वी गो फॉर सॉलिड एक्स स्लैब्स ओनली? सो ये फिगर आउट किया गया है थ्रू एक्सपीरियंस आप कह लो, या मतलब आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स अलग अलग कंपनीज में अलग अलग जगहों पे हुए हैं, जैसे जैसे आपका स्पैन बढ़ता जाता है आपके स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन आते रहती है। क्यों आते जाती है? क्योंकि डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला में इफ यू विल सी, अगर एक सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर ही है उसके फॉर्मूला में WL का फैक्टर रहता है और EI का फैक्टर रहता है, चाहे आप कोई भी चीज उठा लो। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये 5,384 नीचे, और यहाँ WL क्यूब या WL/4 ऐसा करके रहता है। डिफ्लेक्शन बढ़ता जाता है तो जितना ज्यादा आपका स्पैन होगा डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा डेप्थ देनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे E और I की वैल्यूज है डिनोमिनेटर में। तो इफ यू विल इंक्रीज योर I, E तो फिर भी कांस्टेंट ही रहेगा फॉर दैट मटेरियल। इफ यू विल इंक्रीज योर I विच इज BD क्यूब by 12 for a rectangular section, then only you can limit your deflection. So if we have to keep our deflections within permissible limits, you will notice at least आपको 10 मीटर स्पैन के लिए 1000 mm की डेक स्लैब चाहिए, जो कि थ्रू आउट द विड्थ यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। ठीक है? सो इफ यू विल कैलकुलेट quantity of the concrete that will be utilized for a 10 meter span, and सबसे मिनिमम 3.5 मीटर विड्थ के लिए हम बात करते हैं। लेट्स से कि ये मैं कंसीडर इट एज अ प्लान, ये 3.5 है लेट्स से, ओके, एंड ये 10 मीटर्स है। तो इसकी अगर मैं डेप्थ 1 मीटर भी मानता हूँ, सो 10 into 1 into 3.5 into 25 is the unit weight of concrete. This much volume of concrete will be utilized. Okay, बट इसी चीज को अगर मैं बीच में दो बीम्स इसके बीच में डाल देता हूँ, लेट्स से ये सेंटर लाइन है बीम्स की, तो यू विल सी कि इसका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जो डेक स्लैब आपकी 1 मीटर्स की रिक्वायर्ड थी पहले, वो अब 200 to 250 के बीच में डिजाइन हो जाएगी। सो यू सी 800 mm आपकी सेविंग सिर्फ डेक स्लैब में हुई है। बट क्योंकि आप एक गर्डर प्रपोज करोगे, गर्डर का भी जो भी क्रॉस सेक्शन आएगा उसके लिए भी वॉल्यूम कैलकुलेशंस होंगी, एंड दिस हैज बीन वर्कड आउट मेनी टाइम्स बाय एवरीवन जो भी काम करते हैं। इनफैक्ट
आजकल तो ये इतना क्लियर हो गया कि अगर 10 मीटर के ऊपर है तो हमें डेक स्लैब, सॉलिड डेक स्लैब देनी ही नहीं है, हमें उसको गर्डर प्लस डेक स्लैब सिस्टम पे ही लेके जाना है, और ये आप अपना भी वर्कआउट कर सकते हो। ओके। ये क्या हुआ, हमें ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गई कि अगर हमें मटेरियल बचाना है तो टी बीम या आई बीम के ऊपर डेक स्लैब अगर हम रख देते हैं तो मटेरियल सेविंग तो डेफिनेटली होती है। जो पहले आपका लेट से 1000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लग रहा होगा, वो अब, मैं ये नहीं कह रहा 50% हो जाएगा, बट एटलीस्ट 700 या 800 क्यूबिक मीटर कंक्रीट रह जाएगा। तो वो आपकी 200 क्यूबिक मीटर की जो कॉस्ट व्हेन यू विल सी इन बिग प्रोजेक्ट्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स करोड़ में चलते हैं, और ऐसे छोटे छोटे मतलब एफिशिएंट चीजें करके ही प्रोजेक्ट को एक बजट में लाया जाता है, और उस बजट के बाद कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट भी करना होता है। तो वो ये सारी चीजें इसलिए की जाती है। दूसरी चीज क्या है, आजकल सीज्मिक इवेंट्स और उन सबको टेकअप करने के लिए, जितना देखो सीज्मिक फोर्स कैसे आते हैं, जितना आपका ज्यादा सेल्फ वेट होएगा उतना ज्यादा यू आर मोर प्रोन टू सीज्मिक डैमेज, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सीज्मिक फोर्सेस इनर्शियल फोर्सेस होते हैं, वो मास पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपका कंक्रीट का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि उसको जब मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ज्यादा वेट आता है, तो वो सीज्मिक फोर्स में, ये चीज अगर आपको क्लियर है उसके बाद ही हम प्रोसीड करते हैं। मैं आपको एक ड्राइंग शायद अभी इसमें होएगी तो मैं आपको शेयर करता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली ये दिखता कैसे है, और क्यों ऐसी चीजें हम हर जगह अपने आसपास फॉलो करना चाह रहे हैं। तो इससे पहले अब देखो इसमें होगा क्या, बेसिकली सारी चीजों में जो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए वो है, सबसे पहली चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सेक्शन का कैलकुलेट करना आना चाहिए। बट क्योंकि वी विल बी यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, एक्सेल शीट्स, तो वो सारी चीजें वहां यूटिलाइज होंगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रेक्टेंगुलर बीम का इजीली निकालते हैं। अब टी बीम्स का और आई बीम्स का भी हमने निकाला हुआ है, बट क्योंकि शायद प्रैक्टिस में नहीं है तो काफी लोग भूल जाते हैं। तो वो सारे बेसिक्स हमें पता ही होने चाहिए इन एनी केस। सो भी आप लोगों को एक एक्सेल दिख रहा होगा। हेलो। यस सर। यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो अंकुर, यस सर दिख क्या रहा आपको है। भी दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक मेरा पुराना डिजाइन है, इसमें मैंने ये इमेजेस लगा रखी थी। तो एक्चुअली व्हाइट बोर्ड पे वो आज एनोटेट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हम्म। ये एक कास्ट इन प्लेस, सी, हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर होगा वो या तो उसमें बीम मेंबर्स जो कि ये गर्डर्स हैं ये वाले, हम्म। या तो ये प्री कास्ट होंगे। व्हेन आई से प्री कास्ट, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो प्री स्ट्रेस्ड भी होंगे। तो देर इज अ डिफरेंस। स्टार्टिंग में जब मैं इस इंडस्ट्री में नया नया इन्वॉल्व हो रहा था तो आई यूज टू कंसिडर प्रीकास्ट मींस प्री स्ट्रेस्ड, अदरवाइज प्रीकास्ट क्यों करेगा कोई, ये मैं सोचता था, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर्स प्रीकास्ट आरसीसी भी हो सकते हैं, प्रीकास्ट पीएससी भी हो सकते हैं। ओके, तो ये वाला जो एग्जांपल है, ऑल दो एनालिसिस दोनों का सेम है, थोड़ा सा चेंज आएगा प्रीकास्ट वाले में। वो आपको जब ये कोर्स चल रहा होगा बीच में तब मैं आपको शेयर करूंगा व्हाट वाज द डिफरेंस। तो प्रीकास्ट आरसीसी और प्रीकास्ट पीएससी दो अलग चीजें हैं, पहली तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये आप जो बीम्स देख रहे हो, ये कास्ट इन प्लेस, सीआईपी, कास्ट इन प्लेस आरसीसी बीम्स हैं। ये कैसे आपको पता चल रहा है? क्योंकि अगर ये प्रीकास्ट होता तो ये वाले जो जंक्शंस, जस्ट अ सेकेंड, जो ये वाले जंक्शंस आप देख रहे हो ये वाले, ये अलग होते हैं। ये थोड़े से अलग होते। कैसे अलग होते? हो सकता है यहाँ पे मैंने प्रिंट एरिया के बाहर रखा हो वो, एक बार देख लेता हूँ।
चलो यहाँ नहीं है वो, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और उसमें बेसिकली आपके पास ऊपर वाला भी प्योरली आई या प्योरली टी होता है, और ये ऐसे नीचे से तो होता ही है। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस बॉटम बॉटम प्रोजेक्शन ऑफ आई या बॉटम प्रोजेक्शन ऑफ टी, इसको हम बल्ब कहते हैं। ठीक है। और मेन रिइंफोर्समेंट जो भी, क्योंकि इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, आपने पिछली एक वीडियो में देखा ही होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम्स के एग्जांपल में आरसीसी टी बीम्स बेरिंग्स पे जो रखे जाते हैं वो सिंपली सपोर्टेड बीम्स की तरह रिएक्ट करते हैं। तो मेन इन्फोर्समेंट जो होता है हमेशा, वी ट्राई टू कीप इट इन दिस पोर्शन, दिस बल्ब पोर्शन। तो वहां पे डिफरेंट तरह की लेयर्स पड़ी होती हैं, तो जब हम डिजाइन पे आएंगे तब वी विल डिस्कस दिस थिंग्स। बट दिस इज प्रीकास्ट आरसीसी बीम। और कास्टिंग प्लेस में आपको जैसे ये वाली चीज दिख रही है, वो डेक स्लैब के साथ मर्ज्ड ही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इसके कारण आपकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशंस हैं, बिकॉज जो हम ग्रिलेज एनालिसिस करने वाले हैं उसमें प्रॉपर्टीज ही मेन रोल प्ले करेंगी। अगर आप प्रॉपर्टीज या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया या टॉर्शनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, तो आप ग्रिलेज जितना मर्जी अच्छा बना लो, जितना मर्जी उसको रिफाइन कर लो, आपके रिजल्ट्स में थोड़ी ना थोड़ी गलती रही जाएगी। तो इसीलिए मैं बार बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेक्शन प्रॉपर्टीज पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ बताओ। एक जैसे ये आपने ये बताया कि जो कास्ट इन प्लेस है, सेकंड हाँ होता है हाँ जो कि खाली गर्डर करते हैं फिर उस पर डेस्क स्लैब उस पर कास्ट करते हैं। तो दोनों के बिहेवियर सेम हाँ, होता है कि दोनों का बिहेवियर डिफरेंस होता है? दोनों का फाइनल बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है। बट हम्म। जो आपका सेकंड वाला केस है, उसमें हम्म। जब आप बीम के ऊपर, जैसे ये वाला बीम का टॉप फ्लेंज है, हम्म। बीम के ऊपर जब आप डेक स्लैब को कास्ट करोगे, तो हम्म। यू कैन नॉट सिंपली कीप योर डेक राइट लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि आप बस आपने बीम्स तो रख दिए, बट हम्म। अब आप डेक की शटरिंग लगा के डेक कास्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या हम्म। करना पड़ेगा, जो ये टॉप फ्लैंज होगा, हम्म। इसके ऊपर शेयर स्टड्स लगेंगे ऐसे करके, जो प्रोजेक्टेड होते हैं। बिल्कुल। ओके। और ये शेयर स्टड्स जितना लंबा बीम होगा, जैसे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो ये थ्रू आउट लगे होंगे। हम्म। तो प्री कास्ट आरसीसी और कास्ट इन प्लेस आरसीसी में यही डिफरेंस होता है कि प्री कास्ट वाले में गर्डर के ऊपर ये शेयर स्टड्स हमें लगाने पड़ते हैं, ताकि जब हम डेक स्लैब कास्ट करेंगे हम्म। तो ये शेयर स्टड्स डेक स्लैब के अंदर इम्बेड हो जाएंगे। इसके वजह से ही कॉम्पोजिट एक्शन बिहेवियर आएगा डेक स्लैब का और गर्डर का। अदरवाइज डेक स्लैब अलग बिहेव करेगी, मतलब वो स्टेबल अरेंजमेंट नहीं होगा। अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लोड्स की बात करें, वर्टिकल लोड्स में कहीं ना कहीं आ जाएगा, बट योर स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्टेड टू मूविंग ट्रैफिक। मूविंग हम्म। ट्रैफिक की वजह से ब्रेकिंग फोर्सेस और फ्रिक्शनल फोर्सेस और कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स, चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आ जाता है, अगर कर्व स्पैन आता है, तो हम्म। वो फिर गर्डर के साथ अच्छे से मर्ज अप नहीं होगा। एंड देयर कैन बी चांसेस कि वो जिस इंटेंट के लिए बनाए हैं वो फुलफिल ना हो। तो नॉर्मली, क्योंकि अभी ये एक बिगिनर कोर्स चल रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगर आप ऑलरेडी ये सब आप करते होते तो आपको ये चीज पता ही होती, बट क्योंकि आप वो सब नहीं करते हो तभी तो ये कोर्स चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो भी आपके मन में कभी भी आएगा, डोंट हेजिटेट, आप खुल के पूछ सकते हो। बिकॉज ये वैसे सेशंस नहीं है कि भाई हमारे लिमिटेड टाइम है, हमें लिमिटेड कोर्स है, फीस है, ये है वो, ऐसा कुछ चीज नहीं है। आई जस्ट वांट कि जो भी आप सीखो, मतलब गो इन डिटेल, वही आपको आगे काम आएगा। और इंटरव्यूज में यही सारी चीजें आपसे इंटरव्यू जानेगा। इस केस सर। में क्या होगा, इंटरफेस शेयर एक टर्म आती है, उसके लिए हम्म। अलग से आपको आपका सेक्शन चेक करना होता है। बस यही डिफरेंस आएगा इसके और आपके कास्ट इन प्लेस गर्डर के एनालिसिस के सर डिजाइन के दोनों में इजी टाइम कौन पे। होता है कंस्ट्रक्शन करना? मैं या आपको फिर? वही बताने वाला हूँ। हम्म। आज का ये जो लेक्चर है ये एक ओवरव्यू लेक्चर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, और इसमें यही सारी चीजें डिस्कस होंगी। अब देखो, इनिशियली कास्ट इन प्लेस ही थे, प्री कास्ट नहीं थे।
क्यों नहीं थे? क्योंकि एट दैट टाइम यू हैव टू इन्वॉल्व अनदर मशीनरी, जिसको हम क्रेन कहते हैं, कि वो भाई नीचे से उसे उठाए और फिर उसे अपनी जगह पे रखे। उसके लिए ज्यादा पैसे लगते हैं, आपको पता होगा कि क्रेन्स पर घंटे के हिसाब से मनी चार्ज करते हैं, एंड वो कम मनी नहीं होती है, इट गोज अराउंड 50-60,000 एटलीस्ट एक एक घंटे का। सो बिल्कुल। ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करके, इफ यू आर अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर, आप क्रेन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यू विल डेफिनेटली गो फॉर अ कास्ट इन प्लेस सिस्टम। सारा कुछ आप ऊपर अच्छे से एम्बेड कर दो, ऊपर अच्छे से शटर कर दो, फॉर्म वर्क सारा वैसे लगा दो, तो आप वो कास्ट इन प्लेस प्रेफर करोगे। बट इफ यू कैन अफोर्ड अ क्रेन जिसको आप रेंट दे सकते हो, यू वुड वांट कि आप मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स नीचे कास्ट कर दो और ऊपर रख के बस डेक स्लैब आपको कास्ट करनी है। अनदर थिंग इज, ये तो एक फैक्टर है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है। दूसरी चीज है कि क्या आपके स्पैन्स रिपीटेटिव हैं। जैसे कि आप देखोगे कोई भी फ्लाईओवर, अभी आप जब भी नया रोड पे जाओगे ऑब्जर्व करना, मोस्ट ऑफ द फ्लाईओवर्स में काफी स्पैन सेम रहते हैं, काफी ज्यादा स्पैन्स। इनफैक्ट डिजाइनिंग और प्लानिंग होती ही ऐसे है कि लेट्स से अगर मेरे पास 100 मीटर्स का टोटल मेरा ब्रिज है, हम्म 100 मीटर्स का अगर टोटल मेरा ब्रिज है, तो उसमें मैं 25 मीटर्स के 4 स्पैन्स लगाऊं या 20 मीटर्स के 5 स्पैन्स लगाऊं, तो क्या करूं? वो आपकी इकोनॉमिक्स, आपके पास डिजाइन डेटा कोई पुराना अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। ये तो एक डिजाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। बट अगर आप ऑन अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट देखोगे, जैसे जैसे आप स्पैन बढ़ाते हो, लेट से मैं 50-50 के 2 कर देता हूँ, तो उस स्पैन को 50 मीटर्स का स्पैन आप आरसीसी टी बीम में नहीं कर सकते। अगर आप कर लोगे तो आप एक मतलब बिल्डिंग बना दोगे, इतना उसकी डेप्थ आएंगी। तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। आप उसको पीएससी कर सकते हो, बट अगेन पीएससी टी बीम नहीं करोगे। 50 मीटर स्पैन इज ह्यूज, 50 मीटर्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। हम्म नॉर्मली सबसे बड़ी गलती, हमारे टीचर्स हमें ये नहीं बताते कि 1 मीटर होता कितना है। वी जस्ट राइट मीटर्स ऑन टेक्स्ट बुक्स, ऑन आर नोट्स, ऑन आर क्वेश्चंस। बट बिल्कुल अगर सर। आप खुद को कभी देखोगे, 2-3 स्टेप्स अगर आप चलते हो ना, तो 1 मीटर हो जाता है। तो अगर आप वैसे देखोगे, अपनी हाइट से कंपेयर कर लो, इफ यू आर 5.5 तो आप लगा लो कि आप 1.5 मीटर के हो। तो वैसे ही मतलब फ्लोरिंग्स पे टाइल्स पड़ी होती हैं, तो एक अंदाजे से आपको एटलीस्ट ये विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ गुड इंजीनियर, या फिर फॉर अ गुड क्यूरियस पर्सन, कि भाई ये इतना मीटर्स का तो होगा। एक नॉर्मल रूम की हाइट कहते हैं 3 मीटर्स होती है, वो 2.8 से 3.2 भी हो सकती है। आजकल फॉल सीलिंग आ गई है, तो एक्चुअल रूम की जो ओरिजिनल हाइट है वो ज्यादा होती है, बट वो फॉल सीलिंग का मार्जिन रख के उसको 2.5 से 3 मीटर्स के बीच में रखा जाता है। तो इन सारी चीजों से अब आप सोचो कि जिस भी रूम में अभी आप हो, जस्ट लुक एट द वॉल, आप देखो 3 मीटर तो इतना सही है, तो 50 मीटर कितना होगा? और उसको खड़ा करना है और स्टेबल रखना है, 100 साल तक उसको वहां रखना भी है बिना कैजुअलिटी के। इट इज नॉट अ इजी जॉब। तो वो बिल्कुल। सारी चीज उसमें, ये टी बीम्स नहीं चलते उसमें। आपको या तो आप बॉक्सल सेगमेंटल बॉक्स, तो वी विल कम टू डिफरेंट टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर्स। एक कंटेंट भी शूट हो गया उस पर, बट वो अभी एडिट नहीं हो पाया। तो वो एक अलग चीज है। 6 मीटर्स तक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा सूटेबल है, बट अगर नीचे फाउंडेशन ही नहीं मिल रही उस बॉक्स को, तो आपको फिर स्लैब ही बनानी पड़ती है। 6 to 10, गो फॉर सॉलिड एक्स स्लैब विदाउट एनी डाउट, कोई उसमें इश्यूज नहीं आएंगे। आपकी थिकनेसेस 900 mm या 1000 mm तक रहेगी। 10 to 15 या 10 to 20, यू कैन गो फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर्स, आरसीसी बीम टाइप स्ट्रक्चर्स। बट इनफैक्ट मैंने 25 मीटर तक भी आरसीसी बीम टाइप स्ट्रक्चर्स किए हुए हैं फॉर डिफरेंट कैरेज वे विड्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 मीटर्स टोटल कैरेज वे टू 16 मीटर्स टोटल कैरेज वे। और ये जो शायद आप देख रहे हो, ये 8.5 तो दिख ही रहा है, 11 प्लस, मतलब ये 12 मीटर का कैरेज भी होगा। और शायद ये आप देखो यहाँ पे टॉप पे लिख रहा है 25 मीटर स्पैन है, ये 25 मीटर वाला तो यही है। तो आरसीसी टी बीम 25 मीटर तक भी जाते हैं। बट आजकल ड्यू टू more pre-stressing और better behavior of pre-stressed elements, we try कि 18 से above जितने भी बन रहे हैं वो precast pre-stressed ही हों, precast and pre-stressed ही हों। उससे हमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वो बाद में हम करेंगे डिस्कस। तो अभी जैसे इस वाली मीटिंग में 6 मिनट्स रह गए हैं, जैसे ये मीटिंग खत्म होगी मैं फिर से
मतलब आप फिर से ज्वाइन करना, ये अभी मैं कंटिन्यू करूंगा एंड हम और डिस्कशन करेंगे अभी इस पे। तो अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि कैसे डिसाइड करें आरसीसी का कास्टिंग प्लेस वाला करना है या प्रीकास्ट करना है, तो वो डिपेंड करता है। मान लो आपके पास ब्रिज ही एक है, एक ही ब्रिज आपके पास है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हम्म आप प्रीकास्ट नहीं करोगे उसको, क्योंकि प्रीकास्ट में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपको शटरिंग नीचे बनानी पड़ेगी, इनफैक्ट शटरिंग का अलग डिजाइन होता है। और हम्म नॉर्मली काफी जो इनफैक्ट अभी भी जो 10-10 15-15 साल एक्सपीरियंस वाले डिजाइनर्स भी हैं जिन्होंने हार्डकोर स्ट्रक्चर्स ही डिजाइन किए हैं, उनको भी शटरिंग डिजाइन नहीं आता। तो इट बिल्कुल। इज ऑल अबाउट व्हाट यू डू, और if you are not exposed to anything which may be very easy than what you do, तो आपको वो नहीं पता होगा, सिंपल सी चीज है। ओके। तो ये सारी चीजें काम करते करते ही आप सीखोगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शटरिंग उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, आपको गर्डर का शटर नीचे ही बनाना पड़ता है। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि क्रेन्स के लिए हायरिंग चलती है, पर आर का रेट बहुत ज्यादा होता है, जितना बड़ा स्पैन होगा उतनी ज्यादा क्रेन की कैपेसिटी चाहिए। ये सारी चीजें थोड़ा सा एक मतलब स्टेबल कॉन्ट्रैक्टर ही अफोर्ड कर पाता है, इसीलिए भी वो प्रेफर्ड करता है कि कास्टिंग प्लेस ही रहे। अब अगर आपके पास सेम स्पैन के काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, लेट्स से जैसे मैंने आपको कहा कि 100 मीटर्स का है, 50-50 एक ऑप्शन रहेगा, तो आपको वो स्पैन बनाना, वो अलग टाइप का स्पैन बनेगा। देन यू विल गो फॉर अ स्मॉलर स्पैन, लेट्स से 25 के 4। तो जैसे ही आप 25 के 4 करोगे तो आपके 4 स्पैन्स बनेंगे ना, तो रेपिटेटिव हो जाएगा काम। वहां पे आप सेव कर सकते हो, वहां पे यू कैन कास्ट एवरी गर्डर ऑन द ग्राउंड। आप क्रेन हायर कर सकते हो, जैसे ही आपका सब स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, लिफ्ट करना है। अब लिफ्टिंग कहाँ से करनी है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, वो हम डिस्कस करेंगे कोर्स के टाइम पे। हम्म तो काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। वी हैव टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन आवर कॉस्ट इकोनॉमिक्स। और नॉर्मली ये जो बिल ऑफ क्वांटिटीज या बीओक्यूज बनाते हैं लोग, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, इनफैक्ट हमें कुछ भी नहीं करना, बस वॉल्यूम निकालना है चीजों का। और ये तो हम कर ही सकते हैं, वॉल्यूम तो हम 9th 10th से निकालते आ रहे हैं। वॉल्यूम निकालना है चीजों का, जिसका ज्यादा वॉल्यूम, जिसका कम वॉल्यूम होगा, उसके बेसिस पे ही कॉस्ट डिसाइड हो जाती है। फिर एडिशनल फैक्टर्स जुड़ते जाते हैं, जैसे अगर मैं नीचे करता हूँ तो क्रेन का चार्जेस इतना पड़ेगा, फिर ऊपर करूंगा तो क्रेन का नहीं पड़ेगा, बट शटरिंग का ऊपर लगाना है, फिर फॉर्म वर्क वैसा चाहिए, वो सारी चीजें, फॉर्म वर्क की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करके वो एक डिजाइनर नहीं करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत बार कर चुका होता है, और उसे इतना अंदाजा हो ही जाता है कि अगर ये स्पैन है तो मैं नीचे करूंगा तो बेनिफिशियल रहूंगा, या ऊपर करूंगा तो बेनिफिशियल रहूंगा। वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दोस थिंग्स, क्योंकि लिमिटेड टाइम पे हम काफी ज्यादा डिटेल्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ दिस आरसीसी टीवीएम स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 50-50 करते हो 100 मीटर स्पैन को, तो आपका सेल्फ वेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा एक ही स्ट्रक्चर का, कि जो पियर होगा उसकी फुटिंग का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन की नीचे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी क्या है। अब उसी को अगर आप छोटे छोटे यहाँ 20-20 मीटर के स्पैन में कर लोगे, तो टोटल वेट एक इंडिविजुअल फुटिंग पे बहुत कम आएगा नीचे। अगर आपकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी ही कम है, तो आप बड़ा स्पैन रख ही नहीं सकते, इधर यू हैव टू गो फॉर पाइल्स। तो अगेन वो सारी चीजें डीपीआर में यही तो होता है। डीपीआर में एक्चुअली द बैड थिंग इज, अभी हमें टाइम ही नहीं मिलता है, बिकॉज गवर्निंग बॉडी सोचती है हमें जल्दी से जल्दी टेंडर फ्लोट करना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स दे देती हैं। कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, पहले जो वैसा सा सिमिलर किया होता है उसके बेसिस पे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बता देते हैं। जो एक्चुअल पर्पस है डीपीआर का, कि बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्या मैं 50-50 के दूं या 20-20 के 5 दूं, तो वो तो तभी होगा ना जब आप 50-50 का भी करोगे और 20-20 का भी करोगे, एक रफ भी, बिल्कुल सर। तभी तो पॉसिबल है ना, तभी तो आप कंपैरिजन करोगे। हम्म वो चीज कंसल्टेंट्स नहीं कर पाते हैं चाहते हुए भी, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं दिया जाता है। आजकल एक डीपीआर प्रोजेक्ट की सबमिशन डेट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे होती है, कि 3 महीने में हमें चाहिए कॉस्ट, तो नहीं कर पाता कोई। इसीलिए जो पहले आपने काम किए हैं डिटेल प्रोजेक्ट्स, डिटेल डिजाइन, उससे एक्सपीरियंस से, उसके बेसिस से आप बहुत ही नटशेल में, जल्दबाजी में वो सारी चीजें फाइनलाइज करके गवर्निंग बॉडी को दे देते हो कि दिस इज माई थिंग, इतना तो आपका मिनिमम कॉस्ट लगेगा ही लगेगा जब भी आप किसी को अवार्ड करोगे। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्टर अपना अगेन डिजाइन कंसल्टेंट रखता है, और वो डिजाइनर उसी डीपीआर को बहुत इकोनॉमाइज करता है। लेट्स से अगर मैंने 50-50 का दे दिए थे स्पैन्स पहले,
वो फिर वर्कआउट करेगा कि यार 20-20 में करूंगा, 5 स्पैन्स तो आएंगे, बट फिर भी मेरा 1-2 करोड़, या मतलब 1-2 करोड़ तो हम्म। काफी छोटा बोल दिया मैंने, 10-20 करोड़ बचेगा।